योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी की शुरुआत। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ की 2.0 की सरकार। सौ दिन पूरे होने से पहले दिखने लगी जमीनी हकीकत। हाल उत्तर प्रदेश का। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं युद्ध स्तर पर काम। कितना बदला उत्तर प्रदेश और कैसे बना उत्तम प्रदेश। गवाए देंगे उत्तर प्रदेश, प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। सिर्फ वाइब्रेंट न्यूज और साधना प्लस पर। शुक्रिया करता हूं साधना प्लस और वाइब्रेंट न्यूज से। और हमारे बीच में राज्य मंत्री श्री लालजी निर्मल साहब हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे बीच में व्यस्तम समय से निकाल कर लाए। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि अतिथि देवो भव हेमंत तिवारी जी का सम्मान में चाहूंगा थोड़ा एक तालियों के साथ इनका आप जरूर एक स्वागत करें। सर सेशन की शुरुआत करेंगे। सर मुझे लगभग 22 साल हो गए, मैं आपको जान रहा हूं। मैंने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी तब आपका नाम यहाँ पिलर्स के तौर पे गिना जाता था कि क्योंकि हम लोग लखनऊ में थे तो दिल्ली के पत्रकारों को तो हम नहीं सुनते थे, मतलब सिर्फ उनका नाम सुना करते थे। लेकिन आपको हमने देखा, महसूस किया और हम ये कह सकते हैं कि आपसे प्रेरणा लेकर के हमने पत्रकारिता में आगे अपना जो पथ था उसको प्रदर्शित किया। सर वर्तमान सरकार, योगी सरकार, महाराज जी, उत्तर योगी जी, एक ऐसा मुख्यमंत्री आया 20 वर्षों के बाद, जहां तक मुझे याद है क्योंकि 4 विधानसभा मैंने भी कवर की हैं, एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जो संत है, जो योगी है, जिनकी काम करने की परिपाटी एकदम अलग है और भी नेताओं की तरह। आपने मायावती जी को भी काम करते हुए देखा, मुलायम सिंह यादव जी को भी देखा, राजनाथ सिंह जी को भी देखा, अखिलेश यादव जी को भी देखा। योगी आदित्यनाथ जी के विषय में आप क्या मानते हैं और क्या समझते हैं, और उनमें क्या ऐसी बात है जो दूसरे मुख्यमंत्रियों में नहीं रही? सर पहली बात तो आपने कुछ निजवत शब्द मेरे बारे में बोले तो मैं भी प्रत्युत्तर में कुछ अवश्य कहूँगा। 37 साल के पत्रकारी जीवन में सक्रिय जो रहे हैं, बहुत से लोग मिलते रहे हैं, हर प्रकार के लोग मिलते रहे हैं। सहाफत के पैसे के लोग मिलते रहे हैं, सियासत के पैसे के लोग मिलते रहे हैं, सत्ता चलाने वाले मिलते रहे, चोर बदमाश डकैत गैंगस्टर और माफिया मिलते रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता में जो ज़ील बजमोहन मैंने आप में देखी, तरक्की की जो उम्मीद आप में देखी और आगे बढ़ने की प्रत्याशा और उस पर परिश्रम में जो आप में देखा, मैंने तो आपको बहुत एक ट्रेनिंग के तौर पर देखा था। आज आप देश की पत्रकारिता में आप स्वयं हस्ताक्षर सिद्ध हुए हैं, तो आपको भी इस कामयाबी के लिए बहुत 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 बधाई। और माफ़ कीजिएगा, आप किसी क्षेत्र में हो, आपका उपहास भी होगा, आपकी आलोचना भी होगी, आप कहीं फेल हो जाएंगे तो गालियां भी मिलेंगी, लेकिन जब आप कामयाबी के उच्च सोपान पर रहेंगे तब आपको प्रशंसा मिलेगी। और ऐसे वक्त प्रशंसा करने वाले वे लोग भी होंगे जिन्होंने अतीत में आपको आपकी अपेक्षा से अधिक नकारात्मक आलोचनाएं की होगी। तो आप तरक्की करें। और आप एक बहुत व्यवहारिक तरीके से चैनल का संचालन करते हैं, जहाँ जहाँ पर रहे हमने देखा। एक और बात कि जब चुनाव आता है, कोई सियासी मौसम आता है, तो सारे चैनल्स अपनी कन्क्लेव करने लगते हैं। सारे चैनल्स बड़े बड़े होटल्स में, बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, बड़ा प्रचार करते हैं, बहुत धन व्यय करते हैं। लेकिन अगर समाज के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति आपकी सोच सकारात्मक है तो आप डेवलपमेंट ओरिएंटेड बहस करते हैं। ऐसे वक्त पे कन्क्लेव करते हैं जब एक सरकार डेवलपमेंट के सुनिश्चित अवधि को मान करके एक कार्य योजना के हिसाब से काम कर रही है, आप उसका आकलन कर रहे हैं, इसलिए बड़ी चीज़ है। आप एक भागीदार खुद बन रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि मीडिया का काम खाली किसी के बाथरूम में घुसना नहीं है, किसी की
आलोचना करना भर नहीं है, किसी के बयान को गलत तरीके से पेश करना भर नहीं है, सनसनी फैलाना भर नहीं है, बड़ी तेज आवाज में चिल्ला करके हेडलाइंस बोलना नहीं है। उसका सबसे अभीष्ट कार्य जो हमारा संविधान, हमारे देश की जो लोकशाही है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, उसमें न्यूनतम प्रत्याशा होती है मीडिया से कि आप देश की, प्रदेश की मुख्य धारा के विकास की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भी भागीदार बने, अपना हिस्सा समझें। और आप देखिएगा वक्त बदल रहा है, वो चिल्लाने वालों को लोग कम पसंद कर रहे हैं, गरियाने वालों को लोग कम पसंद कर रहे हैं। जो असल सोचता है, विशुद्ध सोचता है, जनता के हित की चिंता करता है, जनता के सवाल उठा करके उसके उत्तर के लिए सत्ताधीशों को मजबूर करता है, अब लोग उसको पसंद करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक उसी तरीके से समय बदलता है। जैसे ये एक वक्त था, मैं बचपन में बटन काट दिया करता था, जितनी बटन होती थी नोट डालता था। तो मेरे पिताजी ने एक ऐसा कुर्ता सिलवाया, बीके सिंह जी, जिसमें खाली यहाँ तक 3 बटनें थी, बाकी सब बंद था, सिला ही नहीं गया था, वो काट कम पाता था। और अभी बहुत दिनों बाद में एक बहुत बड़ी ब्रांड है मुंबई में, चिरागदीन में, वहाँ गया, हमने कहा लेटेस्ट क्या डिजाइन आया, आप हैरत करिएगा, वही इसहाक दर्जी ने सन 74 में जो हमारे लिए सिला था, बटन न काटे, उसका जमाना आया है। इसलिए यकीन मानिए फिर उस पत्रकारिता का जमाना आ रहा है जिसमें विकास है, जिसमें विनाश नहीं है, जिसमें शांति है, जो लो पिच पर है, जिसका वॉल्यूम कान फाड़ू नहीं है, पोल्यूशन फैलाने वाला, वो दौर आ रहा है। और आप उस दौर के एक हिस्सा बन रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब आपके मूल प्रश्न पर आऊं, मैं बार बार कहता हूं, अगर आप बेहतर करोगे, अगर आप बेहतर करोगे तो जो आप एक हो, आप पास एक संस्था है, एक सरकार है, महकमे हैं, शासन है, सिस्टम है, लेकिन जिनके लिए कर रहे हो, जो जिनकी निगहबानी आपके ऊपर है, वो करोड़ों में हैं, वो पहचानते हैं कि आपकी नीयत क्या है। मुझे लगता है कि जिस योजनाबद्ध तरीके से फ्री हैंड काम किया 2017 से 22 तक, कमियां बहुत सी थी, इसमें कोई शक नहीं, आप किसी के संपूर्ण होने की प्रत्याशा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आप मानिए कि बेहतर किया होगा, तभी तो स्वीकार किया होगा लोगों ने। डॉक्टर निर्मल यहाँ आए हैं, एक वक्त था, पूछिए इनका जो कॉरपोरेशन है, उस कॉरपोरेशन की कितनी खराब दशा थी। वो कॉरपोरेशन करप्शन का अड्डा हुआ करता था, लेकिन 5 वर्षों में उसी कॉरपोरेशन की दशा आप देख लीजिए। वो पब्लिक के लिए काम कर रहा है, वो अनुसूचित जात के लोगों के रोजगार के लिए उद्यम बना रहा है। वैसे ही योगी सरकार ने निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर का फ्रंट हुआ। और मैं बार बार कहता हूं, एक वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी यहां बैठे हैं, मैं मानता हूं कि मायावती के कार्यकाल में लोगों का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होगा, छद्म विचार था। आप बेहतर पुलिसिंग तब कर सकते हैं जब आप अपने अफसरों को फ्री हैंड दें, उनको आजादी दें, उन पर निगाह रखें। और मेरा मानना है कि तब कुछ कमियों के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जो नजरिया 17 से 22 तक रहा है, उसी का परिणाम, बहुत बड़ा सुपरिणाम 22 के नतीजों में परिलक्षित हुआ है। नंबर 1 चीज तो लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी, जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर लगातार काम। कमियां थी, हम पत्रकार हैं, हम कमियां जरूर देखेंगे और इंगित करेंगे ताकि कमियां दुरुस्त हों, लेकिन वो कमियां वैसी नहीं थी बेईमानी की, भ्रष्टाचार की, करप्शन की, लूट की, घूसखोरी की, जो हमने निकट अतीत में देखे थे। इसीलिए जनता ने कहा नहीं, हम दूसरे किस्म का परिवर्तन करेंगे, दूसरे किस्म का परिवर्तन। ये परिवर्तन वो होगा कि हम परिवर्तन नहीं करेंगे जो उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में करने की आदत और कवायद रही है जनता की। तो जन विश्वास होगा, आपको रिस्पांस मिलेगा, वही रिस्पांस मिला है। लेकिन फिर कहता हूं कि उस जन विश्वास को और प्रगाढ़ करने के लिए आपको और मेहनत करनी होगी। और जो मैं देख पा रहा हूं
कि जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है, 50 दिन का टारगेट, 100 डेज का टारगेट, प्रेजेंटेशन, आपकी प्लानिंग्स, ये सब उस प्रक्रिया का हिस्सा है। तो निश्चित रूप से प्रदेश बेहतर होगा, माहौल बेहतर होगा और जनता फिर पसंद करेगी उसी सरकार को जिसको उसने पसंद किया दोबारा। सर एक बात यहाँ खास तौर से, और मैं हमारे साथ हमारे बीच में तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको अभी हम समय लेकर के यहाँ शिष्टाचार सम्मान करेंगे। सर जो है बीके सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, निषाद जी भी हैं, तमाम पत्रकार दिवाकर जी भी मौजूद हैं यहाँ पे साथ हमारे। सर एक बात खास तौर से, आपने अभी अधिकारियों की बात कही, मैंने इस बार एक चीज देखी जो मुझे लगा कि योगी सरकार में मुझे क्योंकि आप सर मुझे करेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमेशा मैंने आपसे सीखा है। सर यहाँ पे हम बात करेंगे एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी की। जब अधिकारियों की हम बात करते हैं, क्योंकि इस बार 17 के बाद से कुछ अधिकारियों की परिकल्पना अलग हुई है, 17 से पहले से और अब में। एक ऐसा व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर को भी देख रहा है और डेवलपमेंट जैसे यूपीडा को भी देख रहा है। सर ये, वरना अक्सर ऐसे अधिकारी होते थे सर, वो डेवलपमेंट के अधिकारी हुआ करते थे, वो पहले अपने पास अलग अलग तरीके से उनके डिपार्टमेंट थे, लेकिन होम जो जिसके पास था उसके पास कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था। तो मैं यहाँ पे ये बात पूछना चाहूंगा सर, क्या जैसे जो ये एसीएस होम जैसे अधिकारियों ने जो एक नई उन्होंने एक परिपाटी शुरू की, और ये योगी आदित्यनाथ जी की कहीं ना कहीं उन पर जो विश्वास है कि एक अधिकारी को जिसको उन्होंने डेवलपमेंट भी करवा रहे हैं उनसे और साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत कर रहे हैं, सर इस तरह के सिस्टम को आप क्या समझते हैं, आगे भी ऐसी परिपाटी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार में? देखिए, करीब 3 दशक पहले उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी, जबरदस्त सरकार थी, इसको धांसू सरकार कहता हूँ। मैं भी नया पत्रकार था, दैनिक जागरण में नया चीफ रिपोर्टर बना था। मुख्यमंत्री बड़े कड़क थे और उनकी निगाह ब्यूरोक्रेट्स पे बहुत ज़्यादा तेज रहती थी। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी वह घोड़ा है जो घुड़सवार के इशारे समझता है, और मेरा मानना है कि कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ज्यादा कामयाब होगा जब वो इस घोड़े को समझेगा और किस रफ्तार में उसको चलाना है, इस तरीके के हिंट करेगा। ब्यूरोक्रेसी और सत्ता का चोली दामन का साथ है। आप योजना बनाते हैं, वो उसका कंप्लायंस करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब सत्ताधीश ब्यूरोक्रेट्स को चलाए, उनको निर्देशित करे। वह वक्त हमने उत्तर प्रदेश में कई साल तक खो दिया था। ब्यूरोक्रेट्स चलाते थे सत्ता को, वो बताते थे क्या करना है, और बाद में उन्हीं में से तमाम ब्यूरोक्रेट्स को आपने देखा कि सीधे प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आ गए, मंत्री बने, क्या बने, सांसद बने, चेयरमैन बने, कुछ बने, जिन्होंने ऐसा किया था। लेकिन एक बात देखिएगा, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद हमने जो देखा, अफसरों से कामकाज लेने का जो तरीका है, अफसरों की क्वालिटी को पहचानने का जो तरीका है, 360 डिग्री पर परखने के बाद तरक्की देने का जो तरीका है, इसने बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है। आप ब्यूरोक्रेट्स को भरोसे में लेकर कहेंगे तो पूरी अपनी शक्ति लगा देगा, शक्ति लगाएगा और उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी मंशा खराब है, आप रिश्वतखोर हैं, आपको सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, तो आप ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को अपने साथ रखेंगे जो उस फन के माहिर हों। इस तरह खबरें मिलती जुलती, अभी तो जांच चल रही है वहाँ झारखंड में, आप देख रहे हैं, ये सब इस प्रकार के लोग मिल जाते हैं। पर नरेंद्र मोदी सरकार और योगी सरकार में मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पर वो अत्यधिक आत्मनिर्भरता नहीं दिखाई। हालांकि शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, 1-2 साल तक। अब आता हूं इंडिविजुअल अफसर पर। इंडिविजुअल अफसर पर टिप्पणी शायद बहुत उचित नहीं होगी, लेकिन मेरा मानना है कि जिनके विषय में आपने प्रश्न किया वो कॉम्पिटेंट अफसर हैं, दक्ष अधिकारी हैं, और इस पद पर रहते हुए कुछ कार्य ऐसे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, बुलडोजर बाबा, ये जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की एक यूएसपी बन गई है, बनी तो उन्हीं कार्यकाल में है, श्रेय के हिस्सेदार वो भी है, अच्छे अधिकारी हैं, जहाँ कलेक्टर रहे हैं बढ़िया काम किया है। आईएएस के नाते जिन
अन्य पदों पर हैं, बेहतर काम किया है, तो देखिए इन लोगों को कितना तजुर्बा हो जाता है। अब आप ये तो कर नहीं सकते कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर आपको संभालना हो तो आप ACS होम या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम पे आप किसी सीनियर IPS को रख दें, नहीं रख देंगे, हालांकि उसको लॉ एंड ऑर्डर चलाने का ज़्यादा तजुर्बा होता है। लेकिन हमारा सिस्टम ही नहीं, कुछ स्टेट्स कोशिश करते हैं लेकिन वो सेक्रेटरी तक रख पाते हैं। कश्मीर सिंह को कभी मायावती सरकार ने नहीं, कभी नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, अगर आपका इरादा ठीक है कि आप लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना चाहते हैं, आप ईमानदार हैं, आप में दम है, तो आप योगी आदित्यनाथ बनिए। बड़ी बात कही, मुझे लगता है यहाँ पे तालियां जरूर बननी चाहिए। इन्होंने बात साल से बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे। 30-35 साल से, 40-45 साल से कोई मुख्यमंत्री इंक्लूडिंग कल्याण सिंह, जिनको मैं आज भी मानता हूं उनका पहला कार्यकाल आजाद उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है, भले छोटा रहा हो, वो भी हिम्मत नहीं कर पाए कि इन ब्यूरोक्रेट्स के दबाव में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर सके। योगी ने किया, इतिहास बना। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक भी पुलिस कमिश्नरी नहीं थी, 4 हो चुकी हैं। और संजोग देखिए कि 4 जब बनी तो उसमें जो 2 प्रमुख बनी, उनके जो बॉस बने वो हमारे भाई VK सिंह के बैचमेट बने, 1994 बैच के IPS ऑफिसर्स, और रिजल्ट भी जो है संसाधन नहीं उसके बावजूद बेहतर आ रहा। तो आपकी इच्छा शक्ति इस बात से प्रमाणित होती है कि आप वाकई बदलाव चाहते हो। कोई चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं कर पाया? मायावती जी से मैंने प्रश्न किया था 5KD में कि इस तरह की दिक्कत लॉ एंड ऑर्डर होती है तो क्यों नहीं पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया जाए। आप तो हिम्मती हैं, आप कर सकती हैं। कहा जाता है कि ये सबसे लोग दबाव में ये नहीं लागू किया जा रहा है क्योंकि इससे उनके अधिकार छिनेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, जिनके बारे में कहा जाता, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे है, उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं सोच रही हूँ कि आपको अपना सिक्योरिटी एडवाइजर बना लूँ। ठीक है, उन्होंने ये जवाब मेरे को दिया था। मैंने मैं समझ गया। फिर उन्होंने एक सिस्टम बदला था कि वो जोन में ADG ODG वाला जो बदला था वो कोई व्यवहार नहीं रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने किया और इसमें कोई शक नहीं। योगी आदित्यनाथ की आलोचना अन्य कारणों से भले लोग करें, अपोजिशन करे, लेकिन योगी ने लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर जो काम किया है, और सबसे बड़ी चीज जो परसेप्शन बदला है पुलिसिंग के बारे में, ये बहुत बड़ी चीज है। और शायद VK सिंह जैसे अधिकारी हैं और तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनके नाते ऐसा हो पाया, और निश्चित रूप से इसका नेतृत्व अगर अवनीश अवस्थी कर रहे हैं तो भी ये बड़ी बात है, उनको पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए। और एक बात और कहूँगा, इसको मेरी आखिरी बात समझिएगा कि ब्यूरोक्रेट हमारे मित्र बैठे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर ज़्यादा निर्भरता किसी भी सरकार के लिए कभी अच्छी नहीं रही है। थोड़ी सी दिक्कत शुरू में थी जब सरकार पहली बार आई, और उसका कारण भी मैं समझता हूँ, चूँकि इसके पहले महाराज जी को कोई सरकार चलाने का, कहीं मंत्री बनने का भी अनुभव नहीं था। वो 5 बार के सांसद थे, गोरखपुर उनका क्षेत्र था, लेकिन उसके बावजूद ग्रेजुअली उन्होंने अपने आप को जो ग्रूम किया, ये भी बड़ी चीज़ होती है किसी पर्सनालिटी को किसी वातावरण में स्वयं को दक्ष बनाने के लिए। और उसके बाद देखिए, कभी कोई ये नहीं कह सकता कि फलाने ब्यूरोक्रेट ने जो कहा वो वही हुआ। आशीष जी, ये वही हुआ। तो देखिए, एक कहते हैं ना पूर्वांचल में 100 बात की एक बात, अगर आपका इरादा सही है, आपका नेतृत्व सही है, आपकी आंखों में पानी है, आपको लिहाज है, आपका नेता मोदी है, आपका नेता योगी है, तो साहब आप काम करेंगे ही करेंगे। काम करेंगे, जनता देखेगी, जनता देखेगी, आप पे विश्वास करेगी। अभी देखिए कितना अच्छा अवसर है, एक सहयोगी दल उधर गए, दूसरे सहयोगी दल इधर आ गए। तो सहयोगी दलों के प्रति भी, साथियों के प्रति भी भाजपा ने जो विश्वास जताया, जो इनके भीतर कॉन्फिडेंस पैदा किया, उसी का परिणाम इन लोगों ने दिया। और शायद इसी वजह से सारी दुनिया, सारा मीडिया, 80% मीडिया कह रहा था कि आ रहे हैं फलाने, नाम नहीं लूंगा, आ गए फलाने, सब कह रहे थे। आज जो बदल गए हैं वो भी कह रहे थे, वो भी लिख रहे थे जी। मैं नहीं कह रहा तो इसकी गारंटी है, सबने देखा है। तो वो भी आज इस बात को मानने को मजबूर हो गए हैं कि ऐसा इसलिए हुआ
सर एक आखिरी प्रश्न, फिर हम लोग यहाँ सेशन खत्म करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं और लोग भी हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को जो लगातार इसमें हमारे प्रोग्राम में हैं, और मैं यहाँ मौजूद दर्शकों से भी, आशीष पटेल जी हैं, मंत्री हैं सहयोगी दल में, और अनुप्रिया पटेल जी केंद्र सरकार में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो धर्मपत्नी है आशीष जी की। और मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ लोग जो हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर लाल जी निर्मल जी हैं, डॉक्टर निर्मल जी हैं, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, और तमाम लोग हैं। मैं आपका भी नाम लूंगा सर, जो है लालजी सिंह जी हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम में आए हैं। सर एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर इस बात की बड़ी चर्चा रही सर, जो है क्योंकि मुझे लगता है कोई सरकार का, क्योंकि गृह मंत्री तो कोई है नहीं जो जवाब देगा, जो है, और मुख्यमंत्री से पूछने का मेरी तो मतलब मैं ये सवाल नहीं पूछता, लेकिन मैं जवाब तभी दूंगा जब वीके सिंह और आशीष पटेल सुनेंगे जी, मैं जवाब नहीं दूंगा। नहीं, निश्चित रूप से सर। मैं यहाँ पे एक आपसे सवाल सर ये जरूर पूछना चाहूंगा, दिल्ली में इस बात की चर्चा थी सर, मुकुल सिंघल जी को एकाएक डीजीपी पद से, ये हम दिल्ली में हम पत्रकार समझ ही नहीं पाए, और यहाँ पे कोई जवाब देने वाला नहीं था। मैंने एसीएस होम साहब से कोशिश की, उनसे कोई जवाब नहीं मिला, मुख्यमंत्री जी से मैं पूछ नहीं सकता, और गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में है नहीं। आपने इतने सारे डीजीपी देखे हैं, आपने डीजीपी बनते हुए देखे, और ऐसे हटते हुए शायद आपने पहले दिया, अगर देखा है तो सर उसका भी एक जरूर एक विवरण दीजिए यहाँ पे। एकाएक ये डीजीपी मुकुल सिंघल जी को हटने का, मुकुल गोयल जी को हटने का क्या सर एक रीजन रहा सर? आपने ऐसा सवाल किया जिस सवाल को लेकर के मैंने किसी टीवी चैनल की डिबेट पे नहीं गया। सोचिए, मैं डरता नहीं हूँ, संकोच करता हूँ, कभी कभी संकोच भी आवश्यक होता है संबंधों के निरंतर निर्वहन के लिए और सम्यक संचालन के लिए। फिर भी अगर आपके प्रश्न के दो उत्तर हैं, जैसे कोई राजनेता अगर आपके प्रश्न का उत्तर देता, आशीष पटेल जी होते तो कह देते कि भाई देखिए ब्रजमोहन जी, मैं एसीएस होम नहीं हूँ उत्तर प्रदेश का, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, यही कहते ना, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, नहीं कह सकता। लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा कि अगर आपने किसी को पैमाने पर देख करके कहीं पदस्थापित किया है तो उसका न्यूनतम सम्मान कम से कम इतना अवश्य होना चाहिए कि जब आप उसको पदच्युत करें तो उसका सम्मान बरकरार रहे, और सम्मान आपके तरीके से, आपकी भाषा से, आपके आचार से परिलक्षित होता है। करीब 33 वर्ष होम और लाइन ऑर्डर महकमा देखते हुए, शायद यशपाल सिंह जी आए हैं क्या? जी जी जी, देखिए बैठे हैं, इनके वक्त में भी, हाँ, लेकिन मैं तो 89 से देख रहा हूँ। मैंने पहली बार एक ऐसा वक्तव्य सरकार की ओर से देखा जो कदाचित और सर्वथा अनपेक्षित है। आप एक सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसर, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसर्स में शुमार किसी एक को कम से कम वो जो दरोगा की लाइन हाजिरी की भाषा होती है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कोई आदमी कॉम्पिटेंट होता है, कोई नहीं कॉम्पिटेंट होता है। कई अफसरों को तो हमने क्या क्या करते देखा है, करप्शन की इज्जत हद तक जाते देखा है, लेकिन वो भी इज्जत से गए, वो भी इज्जत से गए। तो एक मैसेज जाता, खैर कोई बात नहीं, कभी कभी चूक हो जाती है, जरूरी थोड़ी को चूक जो सर्वोच्च बैठा उससे हो सकता है किसी बाबू से चूक हो जाए, हो सकता है किसी उत्साही पब्लिसिटी चाहने वाले किसी बीच के अफसर से हो जाए, तो चूक तो हुई। और मेरा मानना है कि इस तरह की सर्वथा अनपेक्षित भाषा का प्रयोग कहीं न कहीं एक उस कैडर के लिए भी अपमानजनक है जिस कैडर के लिए आपकी सरकार ने इतिहास रचा। आपने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम शुरू किया जो कोई शुरू करने की हिम्मत नहीं दिखा पाया था, लेकिन आप किसी एक इंडिविजुअल अफसर को ऐसे थोड़ी अच्छा बता सकते हो। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार पहचानती है किससे बेहतर काम ले सकती है, किससे बेहतर काम। मुलायम सिंह यादव जी को पता था कि यशपाल सिंह जी से बेहतर हमारे पास उस समय कोई नहीं हो सकता।
उनको बाद में यही पता था कि जीएल शर्मा से बेहतर उनके लिए ये हर सर सत्ताधीश की यहाँ पे, लेकिन सर यहाँ पे भी एक बात मैं आपको जरूर रोके, क्योंकि इस तरह के सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में कोई मंत्री दे सकता, क्योंकि गृह मंत्री तो कोई है नहीं। जहां तक यशपाल सिंह जी को मैं जानता हूं कि जो इनके समय पर, क्योंकि हमने पत्रकारिता शुरू ही की थी उस समय, लिबरल डीजीपी थे, लोगों से बहुत आसानी से मिल लेते थे, उनके जेन्युइन काम होते थे उसको करते थे। मुझे लगता है कि लिबरल डीजीपी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। वो मैंने ओपी सिंह जी का भी कार्यकाल देखा, मैंने इसके बाद, क्योंकि मुकुल गोयल जी तो लोगों से मिलते ही ज्यादा नहीं थे, जिनको परिचित थे उनसे मिलते थे। सर यशपाल सिंह का जो एरा रहा, या जो वर्तमान में अब चौहान साहब का एरा आ चुका है, क्योंकि चौहान जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब उत्तर प्रदेश प्रगति की बात कर रहे हैं तो ये भी प्रगति में डीजीपी की अहम भूमिका है। आखिर डिफरेंस क्या रहा सर यशपाल जी के परिपाटी में और आज वर्तमान? बताता हूं। मैं तो यशपाल सिंह जी डीजीपी थे, दरवाजा खोल चला जाता था। क्यों? जानते थे यशपाल सिंह जी डीजीपी थे तो पब्लिक जाती थी, उसको मिलते थे। इसका मैसेज क्या होता है? अगर डीजीपी कॉमन आदमी से मिल रहा है तो जिले का कप्तान जरूर मिलेगा, एक संदेश होता है, वो था रहा है। और आप तो डीजीपी के समय जानते होंगे, मुझे लगता है कि मैं कप्तान गोंडा के वक्त से ही भाई साहब को जानता हूं। हम भी एकदम नए ब्रांड न्यू थे अपने प्रोफेशन में और सारी चीज थी। देखिए वीके सिंह इशारा कर रहे हैं, और वीके सिंह को भी सुनिएगा, उसी वक्त से जानता हूं जब नए एएसपी फैजाबाद अपॉइंट हुए थे। बट व्यूज बहुत है, इनका भी काम नहीं, दोनों इनके सामने है इसलिए तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन इनके व्यूज बहुत है सर। इनका सामने है, गाना आपने देखा होगा जो बहुत इनके बारे में एक शब्द बोल दूं, जिसका कंठ अच्छा है उसका हृदय मुलायम है, जिसका दिल मुलायम है उसकी सोच बहुत व्यवहारिक है। और नहीं, वो तो दूसरे वालों के लिए था। और इनका कार्यकाल में देखा, दक्ष अधिकारी है। यशपाल सिंह साहब बैठे हैं, खुद इनकी प्रशंसा करने वाले डीजीपी इनके रहे हैं। तो जो अफसर बढ़िया डिलीवर करेगा, पब्लिक से मिलेगा, उसकी उम्मीदों पे खरा रहेगा, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे सर्कल अफसर हो, चाहे एसएचओ हो, तो साहब वो लोकप्रिय होगा। आज इनके पुराने जिले में लोग क्यों याद करते हैं? भाई साहब बैठे हैं, पूछिए विजय शंकर पांडे, इटावा और लखीमपुर खीरी चले जाइए, इतने राजीव रतन शाह साहब, अलीगढ़ वहां चले जाइए, मुरादाबाद, लोग क्यों याद करते हैं? ब्यूरोक्रेट्स की सबसे बड़ी पूंजी मैं वह मानता हूं कि जब आप पद पे न हो, सेवानिवृत्त हो जाए, उसके बाद भी आपके काम की चर्चा लोग करें। और संयोग से दोनों अधिकारी, जो एक सेवानिवृत्त और एक जो जिनका बड़ा भविष्य है, ये दोनों जो हमारे बीच मौजूद हैं, इन दोनों की भी यही यूएसपी रही है कि जब जिले से ये हटे तो भी जिले के लोगों ने इनको याद किया। मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत अधिक समय ले लिया है आपका। इसके पहले आप मुझे अच्छा बताइए, एक सवाल और सर। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो चर्चा में जरूर ऐसा, देखिए पत्रकार के साथ जब हम चर्चा करते हैं सर, वो भी आप जैसा पत्रकार, जो मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पत्रकारिता जगत का पितामह शब्द आपके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर। मेरी उम्र पितामह वाली नहीं हुई है लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस जरूर है, क्योंकि लोगों ने इस चर्चा को बहुत पसंद भी किया सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे मुद्दों पर आपने, और इतनी बेबाकी से, आमतौर से जो नेता होता है या जो अधिकारी होते हैं या कुछ ऐसे पत्रकार, वो बचते हैं, लेकिन हेमंत तिवारी मुझे लगता है कि किसी भी मुश्किल सवाल से बचते नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कारण बता दूं एक लाइन में, वो गांव से आए हैं ना, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है, ये सब शौर तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मिला। तो जो ओरिजिनलिटी गाँव की होती है उसमें शुद्धता भी, देसी घी में जो आनंद है वो आपको रिफाइंड में कहाँ आएगा यार, हम लोग तो वही वाले गाँव वाले हैं, और उसकी तासीर अलग होती है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। ऐसे ही प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए विकासोन्मुख कार्यक्रम करते रहिए। आप सरकार को भी सहयोग कर रहे हैं, आप जनता का सहयोग कर रहे हैं, आप मीडिया के धर्म का पालन कर रहे हैं, और आपसे जो अपेक्षित है लोकतंत्र को, आप उसका निर्वहन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हेमंत सर का आप, सर मैं चाहूंगा कि हमारे और भी जो गेस्ट हैं उनको हम अभी सम्मानित करेंगे सर, प्लीज।